नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार की भूमिका बन रही थी मौर्य साम्राज्य के उदय होने के पीछे, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन परिवर्तनों के बीच जो ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण भारत पर होते हैं, जिसके माध्यम से मध्य एशिया से भारत का संपर्क स्थापित होता है राजनीतिक रूप से, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण होता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, और जो एक क्रम चल जाएगा भारत पे आक्रमण होने का लगातार, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के विषय में, जिससे हम ये समझ पाए कि भारत पे जो आक्रमणों का क्रम है किस प्रकार से हुआ और कौन कौन से वो आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। यदि हम विदेशी आक्रमणों का क्रम देखें जो भारत पे हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले हमको मिलते हैं अखमनी साम्राज्य के लोग, जिन्हें ईरानी और फारसी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमको मिलेंगे यूनानी साम्राज्य के लोग, फिर मिलेंगे हिंद यूनानी साम्राज्य के लोग, उसके बाद आएंगे शक शासक, फिर आपके आएंगे पल्लव, उसके बाद आएंगे कुषाण शासक, फिर हुणों का आक्रमण होगा, और अंत में हम देखेंगे मुस्लिम आक्रमण होगा भारत में। तो आप क्रम के रूप में इसे याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि किस क्रम में ये आक्रमण भारत पर हुए हैं। खास करके ये शक आक्रमण से लेके मुस्लिम आक्रमण का जो क्रम है, इस क्रम को आप जरूर याद रखिएगा। इन्हीं आक्रमणों के साथ साथ हमको एक आक्रमणकारी मिलता है अलेक्जेंडर के नाम, जिसके बारे में हमको विभिन्न स्रोतों से पता लगता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि कौन से वो ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें अलेक्जेंडर के आक्रमण के बारे में पता लगता है। इनमें हमको मिलता है एरियन और कर्टियस रूफस का इतिहास, जो दूसरी शताब्दी में लिखा जाता है। और ये जो एरियन है ये आम सैनिक होता है, और इसके साथ साथ जो पुस्तकें मिलती हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर टॉलमी, एरिस्टोबुलस नियरकस और एराटोस्थनीज के जो विवरण है, उन पे आधारित जो पुस्तकें हैं, उन सब से हमको इसके इतिहास के विषय में पता लगता है। हम देखेंगे टॉलेमी को, एरिस्टोबुलस को, नियरकस को। ये तीनों लोग कौन कौन, टॉलेमी, एरिस्टोबुलस, नियरकस, ये तीनों शामिल होते हैं अलेक्जेंडर के अभियानों के साथ, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों रूपों में हमको ये मिलते हैं, ये इन अभियानों में शामिल थे। फिर हमको मिलता है प्लूटार्क द्वारा लिखी गई जीवनी, ये भी हमको दूसरी शताब्दी में लिखा मिलता है। डायोडोरस सिरिकुलस की बिब्लियोथिक हमको मिलता है, जिसमें जो आपका प्रथम सदी बीसी की तीसरी तिमाही में डियोडोरस की रचनाएं, उन रचनाओं को दिनांकित करने का काम किया गया है। फिर हमको मिलता है स्ट्रैबो की जियोग्राफी पुस्तक। इसके साथ साथ जो एराटोस्थनीज है, इसने अपने विवरण में जो मेगास्थनीज के ग्रंथ हैं और जो नियरकस के ग्रंथ, उनका प्रयोग करके दक्षिणी महासागर में जो अलेक्जेंडर के बड़े अभियान हुए हैं, उनका वर्णन किया है। तो इन विभिन्न स्रोतों से हमको ये पता लगता है कि अलेक्जेंडर का जो अभियान भारत में हुआ था वो किस प्रकार का था। एक तथ्य आप याद रखिएगा, जब हम अलेक्जेंडर के इतिहास के विषय में पढ़ते हैं, तो जो भारतीय साक्ष्य है वो हमको डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं मिलते हैं इस घटनाक्रम के विषय से। अगर हम देखें जो 16 महाजनपद का काल है, इस 16 महाजनपद में कंबोज, गांधार, ये दो महाजनपद हमको मिलते हैं, और उसके साथ साथ मद्र, केके और क्षुद्रका, ये तीनों हमको जनपद मिलते हैं। इन जनपदों के साथ समस्या क्या है कि ये आपस में लगातार लड़ते रहते हैं, अर्थात ये कंबोज महाजनपद, गांधार महाजनपद, केके, मद्र और क्षुद्रका, या हम कहें जो भारत का ये क्षेत्र है, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अशांति की स्थिति बनी हुई है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, और इसका ही फायदा उठाएंगे आक्रमणकारी। तो देखिए, ईरान में अगर हम समझे कि क्या हो रहा था उस समय, तो वहां पे एक साम्राज्य हमको मिलता है अखमनी साम्राज्य, और ये विस्तार कर रहा था अपने साम्राज्य का। यूनानी लेखक हेराडोटस एरियन और स्ट्रैबो के अनुसार पश्चिम एशिया का एक शासक है, जिसको कहते हैं साइरस, या कुरुश का नाम भी हमको मिलता है। इसने भारत पर हमला करने का प्रयास, परंतु ये सफल नहीं हो सका। फिर ईरानी शासक जो आएगा आपका दारा-ए-वहू, जिसको देरियस या दारा प्रथम के नाम से जानते हैं, इसने 516 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर पहली बार आक्रमण किया। तो पश्चिमोत्तर भारत पर प्रथम आक्रमण हमको ये मिलता है। लेकिन प्रयास किसने किया है? साइरस ने प्रथम प्रयास किया है, और सफल कौन हुआ आक्रमण करने में? वो हमको मिलता है कौन? दारा प्रथम। इस दारा प्रथम ने क्या किया, जो पंजाब का क्षेत्र है, सिंधु नदी के जो पश्चिम का क्षेत्र है, और सिंध का जो क्षेत्र है, इनको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इसे जो आपका फारस का साम्राज्य है, अखमनी साम्राज्य, उस साम्राज्य का 20वां छत्र भी बना लिया, मतलब 20वां उसका भाग बना लिया अपने साम्राज्य का। और यहाँ से
टैक्स कलेक्शन का काम करने लगा। और ये माना जाता है कि यहाँ से इतना टैक्स मिलता था उसको जो सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले टैक्स का 1/3 भाग था, अर्थात उसको लगभग 300 टैलेंट सोना यहाँ से मिलता था। और एक तथ्य हम और देखेंगे कि जो ग्रीक और यूनानी सैनिक, इनके खिलाफ लड़ने वाले जो फारसी सैनिक, इनके भी भारतीय प्रांतों के सैनिक भी शामिल होते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, जो आपका ग्रीक का क्षेत्र यहाँ मिलेंगे आपको यूनानी, और जो आपका फारस का क्षेत्र यहाँ के भी राजा मिलेंगे आपको। तो ग्रीक राजाओं और फारस के राजाओं के बीच युद्ध होता है बीच बीच में लगातार। इन युद्धों में फारस की तरफ से कई बार भारतीय सैनिक भी शामिल हुए मिलते हैं। तो इन भारतीय सैनिकों की मदद से इन फारस के लोगों को भारतीय सीमा का ज्ञान था, भारतीय संपन्नता का ज्ञान, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी कहीं ना कहीं। अब जो ये आपका दरिया बहू है या दायर बहू है, यह दारा प्रथम है, इसका उत्तराधिकारी आता है अयार्स, जिसे कहेंगे जर्सिस। इसने क्या किया, अपनी फौज में भारतीयों को शामिल करने की एक प्रथा बना दी कि ये अपनी फौज में भारतीयों को लगातार शामिल करेगा। और इस फौज का इस्तेमाल स्पेशली वो किसके लिए करता था, यूनानियों के खिलाफ वो करता था। दारा प्रथम ही वो प्रथम व्यक्ति है जिसने भारत पे आक्रमण करके इसके क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया और टैक्स वसूलने का काम। ये बात हमको दारा के जो 3 अभिलेख है उनसे सिद्ध होती हुई दिखती है, जिससे ये पता लगता है कि उसी ने सबसे पहले सिंधु नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं या जो भारतीय भूभाग उनको अधिकृत किया और उनसे टैक्स वसूलने का काम किया। तो ये 3 अभिलेख कौन से हैं, एक एबिस्तून का अभिलेख, फिर पारसी पोलिस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। तो ये 3 अभिलेख हैं जिनसे हमको ये पता लगता है कि दारा प्रथम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया और टैक्स कलेक्शन का भी काम किया अपने अधिकार क्षेत्र में लेके। और हेरोडोटस भी यही सेम बात कहता है। हेरोडोटस मतलब जो इतिहासकार है वो भी यही सेम बात कहता है कि ये जो क्षेत्र है ये 20वां प्रांत बन गया था इस दारा प्रथम के राज्य का, और इसका अधिकार क्षेत्र हमको कंबोज और गांधार तक दिखता है। इसी साम्राज्य से जब आता है दारा तृतीय, ये दारा प्रथम है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ बात की जा रही है दारा थर्ड। तो दारा थर्ड को हराता है कौन, सिकंदर। और इससे जो इसका क्षेत्र है भारत का क्षेत्र, क्योंकि दारा प्रथम का क्षेत्र है यहाँ पे भारत में, और इसके वंशज को कौन हरा देता है, सिकंदर। तो जो भारतीय क्षेत्र है जो दारा प्रथम के शासन काल में उसके अधीन, वो क्षेत्र हमको सिकंदर के अधीन मिलता है। अब इस संपर्क का परिणाम क्या होता है ये हम देखें। तो इससे भारत और ईरान के मध्य व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जो मार्ग है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और सुरक्षा व्यवस्था भी वहां बनाई जाती है, जिसके कारण ये व्यापार लगातार बढ़ता है। खरोष्टी लिपि का जन्म हो जाता है भारत में, जो ईरान के प्रभाव से ही आती है। और ये जो ईरान की लिपि है कालिब लिपि, इसी का परिवर्तित रूप हमको मिलता है। खरोष्टी लिपि की जो खास बात है कि इसको दाईं बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखी जाती है उसी प्रकार खरोष्टी लिपि को भी लिखा जाता है। और इसका प्रभाव हमको मौर्य वास्तुकला पे भी देखने को मिलेगा। इन सारे घटनाक्रमों से जो सिकंदर है उसको ये पता लगता है कि भारत में भारी धन संपदा है, और इसी के कारण, इसी धन की लोलुपता के कारण या इस धन पे कब्जा करने के कारण वो भारत पर आक्रमण करने का विचार करता है। अब हम जरा सिकंदर के विषय में भी समझ ले कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो हमको मिलता है मैसिडोनिया, ये आपका मैसिडोनिया का क्षेत्र है, जिसकी सीमा बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया और कोसोवो जो वर्तमान है, इन सब क्षेत्रों से लगी हुई मिलती है। यहीं पे एक पर्वत मिलता है हमको, माउंट ओलंपस, जो एक सीमा रेखा बनाता है। अब वो हम समझेंगे किस तरह की सीमा रेखा ये बना रहा है। देखिए मैसिडोनिया का क्षेत्र है, मैसिडोनिया का क्षेत्र में जो आपका ओलंपस पर्वत, इसके जो दक्षिण में रहने वाले लोग हैं, इनको ये माना जाता था कि ये उत्तर के रहने वाले लोगों से काफी अलग है। तो दक्षिण के रूप में और उत्तर के रूप में 2 भागों में विभाजित है ओलंपस पर्वत की मदद मैसिडोनिया का क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ, ये दोनों आपस में काफी अंतर पाते हैं, या इनमें आपस में काफी अंतर पाया जाता है। जो उत्तर में रहने वाले लोग हैं इनको कहेंगे मकेडोन्स, और ये हमको मूल रूप से यूनानी शब्द एक मिलता है, और इनको कहा जाता है कि ये बहुत बर्बर लोग हैं या बहुत असभ्य लोग हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें बहुत सारे आदिवासी राज्य हमको मिलते हैं। मैसिडोनिया की बात यहाँ हो रही है। और उत्तर और पश्चिम के मध्य में ये पहाड़ी क्षेत्र हमको मिलते हैं। अगर हम जलवायु की बात करें, जो दक्षिण का क्षेत्र है वो हमको काफी उपजाऊ मिलता है, उत्तर का क्षेत्र हमको उतना उपजाऊ नहीं मिलता है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो उत्तर का क्षेत्र है और दक्षिण का क्षेत्र है इनमें लगातार संघर्ष होता रहता है, क्योंकि जो उत्तर के लोग हैं इनको असभ्य माना जा रहा है, जो दक्षिण का क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। और एक संघर्ष हमको देखने को मिलेगा उत्तर और दक्षिण के मध्य। यही संघर्ष बढ़ते बढ़ते जो प्रारंभ हुआ था किसके लिए, भूमि के लिए, अब एक चरम स्तर पर पहुंच जाएगा और एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ इनमें प्रारंभ हो जाएगी। अलेक्जेंडर का जो पिता है उसने इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश की, जो उत्तर और दक्षिण का युद्ध हो रहा है, और उसका नाम क्या है, फिलिप। ये नाम आप
ध्यान रखेंगे। तो इस फिलिप ने क्या किया, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र को एक करने की कोशिश की। और जब शासन आता है फिलिप द्वितीय का 337 बीसी में, तो इसने यूनानियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। एक शब्द हमको मिलता है लीग ऑफ कोरिंथ। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके मेंस एग्जामिनेशन में। ये क्या चीज है, लीग ऑफ कोरिंथ क्या है, या हो सकता है इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि लीग ऑफ कोरिंथ की एक अवधारणा मिलती है, वो बताइए क्या है। तो जो ये फिलिप है, इसने एक संघ बनाया उत्तर का और दक्षिण का, और अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये जो संघीय व्यवस्था है, इसी को कहते हैं लीग ऑफ कोरिंथ। उसके बाद हमको घटनाक्रम मिलता है फारस के युद्ध की, जिसमें जो आपके आर्थेनियस है, मतलब एक जो समुदाय है वहां का, उन पे बड़ा अत्याचार किया जाता है। और उन अत्याचारों का बदला लेने के लिए इस फिलिप ने क्या किया, फारस पर आक्रमण कर दिया। 336 बीसी में हम देखते हैं इस फिलिप की क्या की जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद उभर के आता है सिकंदर, क्योंकि इसकी हत्या के बाद जो मैसेडोनिया का शासन है, उस पूरी शासन व्यवस्था में क्या हो जाता है, अराजकता आ जाती है और विद्रोह वहां उत्पन्न हो जाता है। इस विद्रोह को अलेक्जेंडर कुचल देता है और 334 बीसी में ये एक बड़ी शक्तिशाली सेना के साथ फारस पर आक्रमण करता है, और जो फारस का राजा है डेरियस, उसको ये हरा देता है। तो आप पृष्ठभूमि के रूप में समझ पा रहे हैं। यदि इसको मैं समराइज करूं तो देखिए, उत्तर का क्षेत्र है और दक्षिण का क्षेत्र, जिसको एक पर्वत की मदद से अलग देखा जा रहा है। तो जो उत्तर का क्षेत्र, इनको माना जा रहा है असभ्य या बर्बर, और जो दक्षिण का क्षेत्र है, वो हमको मिलता है काफी उपजाऊ क्षेत्र, या हम कहें प्राकृतिक रूप से संपन्न क्षेत्र। तो इन दो क्षेत्रों में, उत्तर में और दक्षिण में, लगातार लड़ाई होती है। इन लोगों को एक करने का काम किसने किया, फिलिप ने किया। अब फिलिप इन दोनों को एक कर देता है। फिर होता है आपका फारस का युद्ध, और जब फारस का युद्ध होता है, इस फारस के युद्ध से क्या होता है, जो आपके आर्थेनियस लोग, इन लोगों पे क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। तो इस अत्याचार का बदला लेने के लिए ये जो फिलिप है, ये क्या कर देता है, फारस पर आक्रमण, और बाद में जीतने से पहले ही इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। जब इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब हमको विद्रोह मिलता है इस क्षेत्र में, और इस विद्रोह को कुचलने के लिए हमको अलेक्जेंडर का उद्भव मिलता है। मतलब अलेक्जेंडर तो पहले से ही था, लेकिन अब एक शासक के रूप में हमको अलेक्जेंडर यहाँ मिलता है। और इसने क्या किया, फारस पर आक्रमण किया। फारस का जो राजा है डेरियस, इसको हरा दिया और पूरे फारस को इसने जीत लिया। अब यहीं से इस सिकंदर के मन में दुनिया को जीतने का कहीं ना कहीं जो विचार है, वो जन्म लेना शुरू कर दे कि हम दुनिया को जीत सकते हैं। अब देखिए, जो आपका भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, सिंधु नदी के उस पार का क्षेत्र, वो हिस्सा किसका है, ईरानी साम्राज्य का। अब जो फारसी साम्राज्य है, जिसको सिकंदर या अलेक्जेंडर हरा रहा था, उसको हराते हराते इसकी दिलचस्पी भारत के क्षेत्र में भी बढ़ जाती है, और एक क्षेत्र हमको मिलता है जिसको कहेंगे एरियाना, जो कि भारत के पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है और फारसियों के कब्जे में था। अब ये देखिए, विस्तार कहाँ कर रहा है, फारस साम्राज्य का ये विस्तार कर रहा है, फारस को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, और जो भी क्षेत्र फारसियों के कब्जे में है, उनको अपने कब्जे में लेने की ये कोशिश कर रहा है। इसी दौरान जो भारतीय क्षेत्र इन फारसियों के कब्जे में है, उस क्षेत्र को भी ये कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो एरियाना देखिए किसको कहेंगे, वह भारतीय क्षेत्र जो सिंधु के पश्चिम में है, और जिसपे कब्जा हमको मिलता है फारसियों का। तो उस पे अधिकार करने के लिए अब ये जो अलेक्जेंडर है, वो आगे बढ़ेगा। ये जो एरियाना का क्षेत्र है, तो हमने भी देखा कि सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र है। तो सिंधु नदी क्या कर रही है, सीमा बना रही है। मतलब ये ऐसे मान के चलिए, ये मान लीजिए सिंधु नदी है, और इधर आपका मिलेगा एरियाना, और यहाँ पे आपका मिलेगा भारत का क्षेत्र। मतलब भाग तो ये भी भारत का ही था पहले, लेकिन इस पे अधिकार किसका है, फारस का उस समय। तो एरियाना क्षेत्र इसी को कहा जा रहा है, ये आप ध्यान रखें। और सिंधु नदी क्या कर रही है, सीमा रेखा का काम कर रही है। तो इस क्षेत्र पर अधिकार कौन करेगा, अलेक्जेंडर। अब देखिए आगे क्या होगा। अगर हम सिकंदर के विषय में थोड़ा सा समझ, तो इसका जन्म हो रहा है कब, 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में। 20 साल की उम्र में ये राजा बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पिता की हत्या कर दी जाती है। इसने फारस को हरा दिया था, पिता की हत्या का बदला लेता है और उस क्षेत्र पर कब्जा करता है जिसको इसका पिता कब्जा करना चाहता था। अगर हम देखें, जो अलेक्जेंडर, इसी को फारसी भाषा में सिकंदर कहते हैं। आपने दो नाम सुने होंगे, एक अलेक्जेंडर और एक सिकंदर। तो अलेक्जेंडर को ही दरअसल फारसी भाषा में सिकंदर कहते हैं, और इसको जो नाम दिया गया था, वो नाम कौन सा था, इस्कंदर ए मकदूनी। तो सिकंदर का जो असली नाम है, ये अगर परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, इस्कंदर ए मकदूनी। इस नाम से अलेक्जेंडर को संबोधित किया जाता था। जो फारसी में जब हम इस्तेमाल करते हैं,
तो हमको सिकंदर के रूप में देखने को मिलता है। तो इस्कंदर का ये जो इस्कंदर है मकदूनी है, जिसका अलेक्जेंडर नाम है, इसी इस्कंदर का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसी को कहा जाता है सिकंदर। तो इस्कंदर का ही नाम बिगड़ कर क्या मिल जाता है, सिकंदर हमको मिलता है। अरस्तु इसका गुरु है, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। अरस्तु के विषय में आप जब देखेंगे तो दर्शन शास्त्र की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये हम अलग से देखेंगे किसी दिन किसी अलग टॉपिक के साथ। लेकिन सिकंदर के साथ आप कनेक्ट करके देखिए कि सिकंदर का गुरु हमको कौन मिलता है, अरस्तु। आप देखिए सिकंदर का होता है भारत पर, और वो कैसे कि यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष चल रहा था, ये हमने अभी देख लिया। सिकंदर क्या हो जाता है, इसमें सफल होगा और इसने इस पूरे ईरानी साम्राज्य को ही नष्ट कर दिया। उसके बाद इसने तुर्की को जीता, ईरान को जीता, इराक को जीता, और लगातार ये आगे बढ़ता रहा। एक व्यक्ति है हीरोडोटस, ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसने भारत के विषय में सिकंदर को बताया, और खास करके जो समुद्र का क्षेत्र है उसके विषय में भी सिकंदर को बताया। तो उन सबसे ये बड़ा लालायित हुआ, और उसने देखा कि भारत में जो धन संपदा है वो भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब देखिए सिकंदर को ये बात पता लगी थी कि जो पश्चिम का क्षेत्र है भारत का, सिंधु के उस पार, उसी से इतना टैक्स कलेक्शन आ रहा था इस ईरानी साम्राज्य को कि पूरे एशिया से होने वाले टैक्स कलेक्शन का 1/3 भाग इसको यहीं से मिल रहा था। तो जब इसको ये बात पता लगी कि इतने छोटे से क्षेत्र से इतना टैक्स कलेक्शन किया जा सकता है, अर्थात भारत कितना समृद्ध है, और हीरोडोटस ने ये सारी घटनाएं इसको बताई थी कि भारत में कितना पैसा है, एक बार आप चलिए वहां आक्रमण करते हैं, जीतते हैं उस क्षेत्र को। तो उन सब से प्रभावित होकर ये सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए चला आता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिकंदर में जो भौगोलिक अन्वेषण है या भूगोल को जो जानने की इच्छा है वो काफी ज्यादा है, और उसके साथ साथ उसने ये सुना था कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो कनेक्ट होती है कैस्पियन सागर से। क्योंकि हम उस समय की सीमा की बात कर रहे हैं या उस कालखंड की सीमा की बात कर रहे हैं, तो उस समय कैस्पियन सागर से कनेक्ट हो रही है भारत की सीमा। तो सिकंदर के मन में ये लालसा भी जो माना जाता है कि उसको इस कैस्पियन सागर को भी देखना था। 326 ईसा पूर्व का काल सिकंदर सिंधु नदी को पार कर जाता है। जहां हमने देखा था जो ईरानी साम्राज्य जिसका टैक्स कलेक्शन हो रहा था भारत के क्षेत्र से, तो वो सिंधु के कहा था पश्चिम में। अब ये क्या करेगा, सिंधु नदी को पार करके भारत की भूमि पर कदम रखेगा। अब देखिए भारत पर अपने ये अभियानों को प्रारंभ करेगा। भारत में हालांकि ये बहुत सफल नहीं होता है और बहुत विवाद भी हमको मिलते हैं, लेकिन हम बेसिक रूप से समझ ले जो सामान्य पुस्तकों में दिया गया है। तो 327 बीसी का काल अलेक्जेंडर हिंदू कुश पर्वत को पार कर और सिंधु नदी के मैदानों की ओर बढ़ता है, और अपनी सेना को आगे बढ़ते हुए ये 2 भागों में बांट देता है। सेना का जो एक हिस्सा है ये हिंदू कुश के संचारक मार्ग पर अपना कंट्रोल करता है, और जो दूसरा हिस्सा है जो खुद सिकंदर के कब्जे में था या जिसका नियंत्रण स्वयं सिकंदर कर रहा था, वो स्वात क्षेत्र में प्रवेश करता है। और स्वात क्षेत्र आपका हमने देखा था जो स्वात घाटी का क्षेत्र, उस क्षेत्र की बात हमने की है। तो उस क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके उन पे रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनसे पहले इसकी लड़ाई होती है, और उन लोगों को ये जीत लेता है और इस स्वात क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। 326 बीसी, यहाँ आप कंफ्यूज मत होंगे। देखिए 327 बीसी यहाँ लिखा है, और उसके बाद आएगा 326 बीसी। ठीक है, यहाँ 327 बीसी और यहाँ 326 बीसी, इसलिए देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 326 बीसी में ये जो दोनों सेनाएं हैं, एक जो संचार मार्ग को रोके बैठी थी हिंदू कुश के साथ, और दूसरी जो स्वात घाटी में अधिकार कर लेती, ये दोनों सेनाएं सिंधु पर आकर आपस में मिलती हैं। अब ये सिंधु को पार करेगा और तक्षशिला में प्रवेश करेगा। अब देखिए जब ये तक्षशिला में प्रवेश करता है उस समय इसका जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर है, और इसका जो जल सेनापति है वो कौन है, निर्याकस है। तो 2 सेनापतियों के साथ ये प्रवेश कर रहा है, थल सेनापति के साथ भी और जल सेनापति के साथ। अब जब ये प्रवेश करता है तो हमको राजा मिलता है तक्षशिला में, राजा अंबी। राजा अंबी क्या करता है, इनसे संधि कर लेता है और आत्मसमर्पण कर देता है। राजा अंबी के विषय में भी आप समझिए, राजा अंबी पोरस राजा है, उससे इसकी बनती नहीं थी, उससे इसकी प्रतिद्वंदिता थी। तो उस प्रतिद्वंदिता के कारण, क्योंकि इसमें क्या थी, क्षमता नहीं थी, ये पोरस को हरा पाए। और जब सिकंदर इसको मिलता है या इसके क्षेत्र पर सिकंदर आता है तो इसको ऐसा लगता है कि ये सिकंदर की मदद से पोरस को हरा देगा। और खैबर दर्रे को पार करता हुआ सिकंदर जब 326 ईसा पूर्व में इसके पास पहुंचता है या इसके राज्य में पहुंचता है, तो ये पहले से ही क्या करता है, सरेंडर कर देता है और संधि कर लेता है कि हम लोग मिल के अब आक्रमण करेंगे किस पे, पोरस पे। सिकंदर ने इसके क्षेत्र को अपने अधीन किया और फिलिप्स नामक एक व्यक्ति को यहाँ का सत्रप नियुक्त कर दिया। इसके बाद आती है एक बहुत कठिन परिस्थिति सिकंदर के पास, क्योंकि देखिए सिंधु को इसने पार कर लिया। अब सिंधु के बाद जो अगली नदी इसको पार करना है वो नदी है आपकी झेलम नदी। झेलम नदी के इस पार इसको पोरस की सेना का सामना करना है। अब झेलम नदी में आई होती है
बाढ़। पोरस जानता है कि यदि सिकंदर इस पार आ गया तब उसके लिए काफी कठिनाई हो जाएगी। तो पोरस वेट करता है अपनी सेना के साथ, ये जो सिकंदर है वो इस झेलम नदी को पार करके इस पार आए। झेलम नदी को पार करके सिकंदर पोरस के राज्य में प्रवेश करता है और यहीं पे फिर युद्ध होता है, वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध। दो नामों से इसको जाना जाता है, वितस्ता का युद्ध और हाइडेस्पीस का युद्ध, या फिर इसको हाइडेस्पास का युद्ध भी कहा जाता है। जो सामान्य पुस्तकों में मिलता है कि इस युद्ध को पोरस हार गया था, लेकिन जब एडवांस रिसर्च होती है तो उसमें कुछ अन्य विचार भी हमको मिलते हैं कि संभवतः इस युद्ध में सिकंदर हारा, क्योंकि हमको जो भी साक्ष्य मिलेगा वो हमको पश्चिमी लेखकों का साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर ही इस घटनाक्रम को हम समझते हैं या इस घटनाक्रम के विषय में हम जानते हैं। तो इन लेखकों ने हो सकता है सिर्फ अपने पक्ष को दिखाया हो, क्योंकि इसके बाद मतलब इस वितस्ता के युद्ध के बाद सिकंदर आगे नहीं बढ़ता है। कहते हैं वो जो धनानंद राजा है उस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता है, कहते हैं उसकी सेना ने मना कर दिया था। लेकिन जो सिकंदर लगातार युद्ध को जीत रहा है और युद्ध को जीतते हुए साम्राज्य का अपने विस्तार कर रहा है, वो पोरस के पास आकर रुक जाता है, इसमें जो संदेह है ये हमको मिलता है। दूसरा, सिकंदर की सेना जिस तरह से वापस होती, युद्ध जीतने के बाद सामान्यतः क्या होगी, सेना ये जाएगी और सेना जाके किसी क्षेत्र पर क्या करेगी, अधिकार करेगी और उसके बाद सेना एक सामान्य मार्ग से वापस आएगी। लेकिन सिकंदर के साथ हम क्या देखते हैं कि इसकी सेना टुकड़ों में वापस जाती है, मतलब सेना का कुछ भाग अलग रास्ते से, सेना का कुछ भाग अलग रास्ते से, कुछ सेना का भाग एक तीसरे रास्ते से, अलग अलग रास्तों से ये लोग भाग कर जाते हैं। एक चीज तो ये हो गई। एक हमको वर्णन मिलता है कि सिकंदर इसमें घायल हुआ है इसी युद्ध में। कौन सा युद्ध, जो आपका हाइडेस्पास का युद्ध है या जो वितस्ता का युद्ध, इस युद्ध में सिकंदर को क्या है, आला लगा है, इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं। और हम देखते हैं कि लगभग 2 साल बाद, इस युद्ध के 2 साल के बाद ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और 2 साल के बाद मृत्यु होना बड़ी बात नहीं है, तो कारण मिलता है हमको इस मृत्यु का कि सिकंदर को एक भाला लगा है और उस भाले से जख्म बन गया है और वो जख्म इस स्तर का हो जाता है लंबे समय के बाद, जिसके कारण सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, जो घटनाक्रम हमको समझ में आ रहा है वो कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस युद्ध के कुछ और पक्ष भी हैं जिनको देखा जाना चाहिए या जिनके बारे में रिसर्च की जानी चाहिए। बहरहाल जो पुस्तकों में मिलता है कि वो ये मिलता है कि इस युद्ध को सिकंदर जीत गया और पोरस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी के किनारे जो नंद वंश है और वहां का राजा जो है नंद, उसकी सेना के बारे में सुन के, उस राजा के बारे में सुन के, या जो पश्चिमी इतिहासकार है वो कहते हैं कि इसकी सेना थक गई थी युद्ध करते करते, तो उन सब के कारण इसकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया। अब कितनी सच्चाई है वो अलग तथ्य है। तो सिकंदर की सेना ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया और यहीं से सिकंदर वापस हो जाता है। सिकंदर जब ये युद्ध जीतता है तो इसने 2 नगरों की स्थापना की है, ये हमको मिलता है। एक को कहेंगे निकैया या विजयनगर, दूसरा कहेंगे बुकाफेला। ये जो बुकाफेला है ये दरअसल सिकंदर के घोड़े का नाम है और अपने घोड़े के नाम पे ही इस नगर की वो स्थापना करता है। हमले के बाद फिर क्या होता है, सिकंदर ने अपने एक मित्र का नाम है यारकस, इसके नेतृत्व में एक सेना भेजता है जो सिंधु नदी के किनारे जो समुद्र तट है जिसके बारे में उसने सुना था उसका पता लगाने का प्रयास करता है। सिकंदर ने क्या किया, जो भी क्षेत्र जीता उसको 3 भागों में बांट दिया और तीनों को यूनानी गवर्नरों के अंदर में सौंप दिया या उनको ट्रांसफर कर दिया कि आप लोग इसकी देखरेख करिए, और सिकंदर यहाँ से वापस हो जाता है। वापस लौटते समय जो पंजाब के कथ राजा है, इन राजाओं के साथ भी इनकी लड़ाई होती है और कथ राजाओं ने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि युद्ध लड़ा और लौटते हुए अलेक्जेंडर ने इनके किलों को तहस नहस कर दिया। भयानक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में ये कथ राजा हार जाते हैं। आखिरी अभियान देखें अगर हम सिकंदर का, तो जो आपका मालवा राजतंत्र है या जो मल्लोई है उनके खिलाफ इसका अभियान दिखता है। मालवा गणराज्य और शूद्रक गणराज्य ये दोनों आपस में मिलकर इस सिकंदर के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाते हैं। सिकंदर ने शूद्रकों को और मालवों को एक दूसरे का साथ देने से रोक दिया, तो इस तरह से युद्ध करा और बहुत बहादुरी से मालवा के लोग लड़े, लेकिन अंततः युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद सिकंदर ने शूद्रक के क्षेत्र को भी हरा दिया और उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो लौटते हुए सिकंदर के आखिरी अभियान है। आप समझिए सिकंदर के हमले का परिणाम क्या हुआ। सबसे पहली चीज, जो आपका प्राचीन यूरोप और जो आपका प्राचीन भारत, इनके मध्य व्यापार मार्ग हमको मिलता है और 4 व्यापार मार्ग, 4 अलग अलग व्यापार मार्ग हमको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमको जल मार्ग भी देखने को मिलता है, जो सिकंदर के ही हमले का कहीं न कहीं परिणाम हमको मिलता है। यूनानी उपनिवेश हमको बढ़ते हुए दिखते हैं भारतीय क्षेत्रों में, जैसे काबुल का जो क्षेत्र है वहां पे सिकंदरिया, झेलम के तट पर हमको बुकाफेल, सिंध में हमको सिकंदरिया। इन क्षेत्रों पे यूनानी शक्तियों का
कब्जा हो जाता है, जो पहले कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्र थे। इसके साथ साथ भारतीयों ने यूनानियों से एक चीज सीखी जिसको कहते हैं छत्र प्रणाली। उस प्रणाली को सीखा, उसके साथ साथ मुद्रा निर्माण की कला भी सीखी। अब ये छत्र प्रणाली क्या है? छत्र प्रणाली में क्या करते थे, जो राज्य आपका है उस पूरे राज्य को प्रांतों में विभाजित कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते थे, और हर प्रांत में एक सैन्य गवर्नर नियुक्त किया जाता था जो इस पूरे क्षेत्र की देख रेख करता था। मतलब राजा का डायरेक्ट जो कंट्रोल वो ना होके गवर्नर का कंट्रोल होता था डायरेक्टली, और ये गवर्नर रिपोर्ट करता था राजा को। तो इस तरह की छत्र प्रणाली हमको देखने को मिलेगी, और ये प्रणाली धीरे धीरे विकसित हुई भारत में, हमको आगे भी दिखेगी। और इन सब के साथ साथ उलूक शैली के जो सिक्के हैं वो सिक्के भी हमको भारत में मिलते हैं। और जो एक सबसे प्रमुख तत्व जो गांधार शैली है, उस शैली का विकास भी हमको भारत में मिलता है। कुछ अन्य प्रमुख घटनाएं हम देख लेते हैं। जो अशोक का शासक है अश्शे के नाय, इसकी हो जाती है मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद जो उसकी रानी है, इसने युद्ध का नेतृत्व किया था। ये सिकंदर के अभियानों में ही शामिल है। और बाद में हम देखते हैं कि राज्य की सारी स्त्रियों ने, मतलब रानी ने नहीं बल्कि सारी स्त्रियों ने युद्ध में भाग लिया और सिकंदर के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो जो नारियों का योगदान है युद्ध में एक बड़े स्तर पर हमको देखने को मिलता है। पश्चिमोत्तर की ही एक अन्य लड़ाकू जनजाति भी हमको देखने को मिलती है जिसको कहते हैं अर्जुनायनु। तो ये अर्जुनायनु जो जनजाति है ये भी युद्ध करती है और अपने 20,000 नागरिकों के साथ युद्ध में भाग लेते हैं। और जो सबसे अलग चीज हमको मिलती है, आग में जलकर आत्मदाह करने की। यहाँ की जो स्त्रियां हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, ये युद्ध के बाद आग में जलकर आत्मदाह कर लेते हैं, और इसी को क्या कहा जाएगा? जौहर के नाम से इसको पुकारा जाएगा। एक अंतर आप ध्यान रखिएगा, एक होता है जौहर और एक होता है आपका सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होगा, जो पत्नी है वो अपने पति के शव के साथ आत्मदाह करती है। मतलब जब पति मर जाता है तो पति के शव के साथ ही जलती है। लेकिन जो आपका जौहर होगा इसमें क्या होगा? सामूहिक आत्मदाह। तो ये अंतर आप समझिएगा, ये सामूहिक आत्मदाह है और ये एकल आत्मदाह। कुछ अन्य व्यक्ति भी हमको मिलते हैं जो अलेक्जेंडर के विषय में हमको जानकारी देते हैं, जैसे क्यूंटस, कर्टियस, रूफस, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, कैसेंड्रिया के एरिस्टोबुलस, डायोडोरस, सेल्यूकस, नियरकस, एरास्टोथनीस, क्यूंटस, कर्लियस, रूफस। ये वो व्यक्ति है जो एकमात्र लेखक हमको मिलता है जिसने लैटिन भाषा में अलेक्जेंडर पर मोनोग्राम या निबंध लिखा है। और इसको किस नाम से जानते हैं? इस निबंध को हिस्टोरिका अलेक्जेंड्री मैगनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो एकमात्र पुस्तक जो लैटिन भाषा में है और लिखी गई किस पे है? अलेक्जेंडर पर निबंध के रूप में, वो हमको मिलती है हिस्टोरिका अलेक्जेंड्री मैगनी। और इसको लिखा किसने है? क्यूंटस कर्टियस रूफस ने। यही वो पुस्तक है जो एशिया में अलेक्जेंडर के सारे अभियानों के बारे में बताती है। फिर हम देखें जो आपका प्लूटार्क, ये प्लूटार्क हमको मिलता है एक यूनानी लेखक के रूप में, और इसने 16वीं और 19वीं शताब्दियों के यूरोपीय इतिहास लेखन को काफी प्रभावित किया है। मतलब इसके जो लेख हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं 16वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास लेखन को। और आप ध्यान देंगे कि जो इस काल में इतिहास लेखन किया जा रहा है वही इतिहास कहीं ना कहीं हमको 20वीं सदी के भारत में देखने को मिलेगा। या जो 20वीं सदी की भारत की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में इस 16वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए इतिहास का प्रभाव दिखेगा। और ये इतिहास लिखा जा रहा है किसके बेसिस पे? प्लूटार्क के बेसिस पे। अब हम देखें स्ट्रैबो को, तो ये भी हमको एक यूनानी भूगोल शास्त्री और इतिहासकार मिलता है, और इसने एक पुस्तक लिखी है जियोग्राफी के नाम। इस पुस्तक के अगर हम विषय में देखें तो अगस्टस, जिसका काल है 27 बीसी से 114 बीसी के आसपास का, उसके शासन काल के दौरान जो आपका रोमन और ग्रीक साम्राज्य उसके विषय में जितनी भी जानकारी उसको ये पुस्तक आपस में समेटे हुए है। फिर हमको मिलता है कैसेंड्रिया का एरिस्टोबुलस। ये व्यक्ति अलेक्जेंडर के साथ ही उसके अभियानों में शामिल रहता है। फिर हमको मिलता है डायोडोरस सेल्यूकस, ये भी हमको यूनानी इतिहासकार मिलता है। फिर हमको मिलता है नियरकस, ये अलेक्जेंडर की सेना में ही शामिल एक अधिकारी है, और इस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर की आज्ञा से भारत में आपके हाइडेस्पिस नदी से फारस की खाड़ी तक का और यूफ्रेटस से बेबीलोन तक का सफर किया है। मतलब एक सैन्य अधिकारी है जो प्रमुख अभियानों में ये शामिल हो रहा है। फिर देखिए इरेस्टोथनीस, ये व्यक्ति भी यूनानी वैज्ञानिक है, लेखक है, खगोल शास्त्री है और कवि है। तो आप ये समझिए कि इन लोगों ने जितने भी विवरण दिए, जैसे अभी हमने इन सारों को देखा, तो एक चीज हमको देखने को मिलती है कि इनमें जो कॉमन, एक तो ये सारे के सारे यूनानी हमको मिलते हैं, प्लस सैन्य अधिकारी हमको मिलते हैं, और ये दोनों अलेक्जेंडर अपना नायक मानते हैं। अब जब अलेक्जेंडर को अपना ये नायक मानेंगे और सैन्य अधिकारी भी हैं
और यूनान के ही सारे लेखक भी हैं जो सैन्य अधिकारी नहीं है। तो क्या ये सब अलेक्जेंडर को कहीं से भी कम दिखाने की कोशिश करेंगे? तो इस रेफरेंस में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास को किसी एक पक्ष के तहत लिखा गया कहीं ना कहीं, और वो प्रभाव हमको कब दिख रहा है? हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि इन्हीं की लिखी पुस्तकों का इस्तेमाल करके हमको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और उसी इतिहास के बेसिस पर हम ये जान पाते कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। और वो इतिहास लिख कौन रहा है जिसका रेफरेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सारे के सारे यूनानी लोग हैं या फिर सैन्य अधिकारी हैं इस अलेक्जेंडर। तो ये तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाए, यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो इस तरह के डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे आप उत्तर देने की स्थिति में रहें कि हाँ, एक शंका का जो स्थान है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो रेफरेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस रेफरेंस में कहीं ना कहीं हमको पक्षपात दिखता है। एक चीज आप देखिए, और जो एरियन की इंडिके है इसके विषय में हम देखें तो ये एरियन व्यक्ति भी अलेक्जेंडर के अभियानों में शामिल था। भारत में भी इसकी पुस्तक जो इंडिके है उसमें इसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। देखिए, दो किताबें हैं, आप ध्यान रखेंगे। एक है आपकी इंडिका, जिस पुस्तक को लिखा है किसने? मेगास्थनीज ने। दूसरी पुस्तक है आपका इंडिके, जिस पुस्तक को लिखा है एरियन ने। और ये एरियन कौन है? एक सैन्य अधिकारी है या सेना का अधिकारी है जो इन युद्धों में भाग लेता है। इस पुस्तक में हम देखते हैं 3 भाग सम्मिलित है। एक मेगास्थनीज और एराटोस्थनीज, इन दोनों के द्वारा भारत पे जो विवरण है वो हमको देखने को मिलता है। जो आपका ये नियरकस है, इसकी सिंधु यात्रा का हमको लेखा जोखा मिलता है। और ये कहता है कि इन क्षेत्रों में इतनी गर्मी पड़ती है, मतलब भारत का जो क्षेत्र है, जो गंगा के इस पार का क्षेत्र है या गंगा के आसपास का क्षेत्र है या उसके दक्षिण का क्षेत्र या दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, आप समझिए ये आपका हो गया सिंधु नदी। सिंधु के बाद धीरे धीरे बढ़ता है वितस्ता नदी के किनारे, इसका नाम झेलम हमको मिलता है। झेलम के बाद फिर हमको मिलेगा गंगा नदी। अब ये कह रहा है कि जो गंगा नदी का क्षेत्र है या इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है, इसके पूर्व का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ पे रहा नहीं जा सकता। एरियन की इंडिके से हमको कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जो इसका पहला भाग का अनुवाद किया गया इसके द्वारा JW मैककिंडल के द्वारा, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व और ग्रीक के मूल शब्दों के साथ जो संस्कृत के मूल नाम वो भी इसमें हमको मिलते हैं। मेगास्थनीज और नियरकस के जो विवरण है उसके आधार पर एरियन भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी देता है अपनी इस पुस्तक में। इसमें भारत की सीमाओं की जानकारी हमको मिलता है। अब देखिए, जब आप इतिहास के रेफरेंस में पढ़ेंगे और भारत में ये कहा जाएगा कि इन लोगों को अपनी सीमाओं का कोई ज्ञान ही नहीं था, तो आप देखिए एरियन भी उस समय में भारत की सीमाओं का विवरण दे रहा है। और जब हम अशोक का काल देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का काल देखेंगे, तो इनके काल में भी हम भारत की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा। और ये माना जा रहा है, जो इसके अभिलेख में है, ये कहता है कि देखो, उत्तर में इसके हिंदू कुश है, पश्चिम में इसके सिंधु नदी है, दक्षिण में इसके पट्टल क्षेत्र है। तो इस तरह से भारत की सीमा को ये परिभाषित करता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो आपका ये पट्टल है, इसकी पहचान किससे की है? हैदराबाद से, जिसका पुराना नाम हमको पाठशिला मिलता है। तो हैदराबाद का जो क्षेत्र है का पुराना नाम हमको पाठशिला मिलता है, उसी से कंपेयर किया जा रहा है इस पट्टल क्षेत्र को। तो ये क्या कह रहा है? उत्तर में क्या है आपका? हिंदू कुश, पश्चिम में आपका है सिंधु नदी और दक्षिण में आपका क्या है? पट्टल है। इस क्षेत्र से भारत की सीमा को बताया जा रहा है। माप का भी विवरण हमको मिलता है। मैककिंडल के अनुसार जो स्ट्रैबो ने नापतोल के विवरण दिए वो हमको एरियन की तुलना में अधिक सटीक मिलते हैं। और इस पुस्तक में जो सिंधु की और गंगा की सहायक नदियां हैं उनका विवरण है। जो भारत की जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनका भी उल्लेख हमको इस पुस्तक में मिलता है। मेगास्थनीज के विवरण से भी सहायता ली जाती है। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र का वर्णन भी हमको इस पुस्तक में मिलता है और इसको पालिम्बथोरा का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। अब इस पालिम्बथोरम के विषय में आप समझिए, कनिंघम ये कहता है कि ये जो प्राची शब्द है ग्रीक भाषा, उसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड करके ये बनाया गया है। और जो पालीबोथरा एक नाम मिलता है हमको इतिहास के रेफरेंस में, मगध के परिप्रेक्ष्य में, कि मगध की राजधानी है पालीबोथरा, वही शब्द कहीं न कहीं पालिम्बोथरा के नाम से हमको मिल रहा है। तो एरियन की पुस्तक में एक विवरण हमको मिल रहा है पालिम्बोथरा का। अभी पालिम्बोथरा क्या है? मगध की राजधानी है, ऐसा बताया जा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि एक हमको क्षेत्र मिलता है पालीबोथरा के नाम से, जो मगध के अंतर्गत आ रहा है और इसी को माना जा रहा है कि पालिम्बोथरा का उल्लेख ये किया जा रहा है। एक चीज हमको और मिलती है कि भारत में उस समय गुलामी प्रथा नहीं है। ये भी हमको एरियन की पुस्तक से पता लग रहा है। हाथियों द्वारा शिकार करने के तरीकों के बारे में, सोने की खुदाई करने के लिए चींटियों के बारे में
तब ये घटनाक्रम भी मिलता है कि चींटियां सोने की खुदाई करती हैं। तो ये सब हमको विवरण इसकी पुस्तक में मिल रहा है। अलेक्जेंडर का जो उत्तराधिकारी है वो हमको मिलता है सेल्यूकस निकेटर। ये क्या करता है, भारत और फारस वापस आने के बाद अलेक्जेंडर ने अपने जो साम्राज्य का संगठन है उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं किया था। तब जब यहाँ से वो वापस जाता है, क्योंकि चोट उसको लगी हुई है, जितने जीते हुए क्षेत्र उसमें से ज्यादातर को वो क्या करता है, उन्हीं शासकों को सौंप देता है जिससे इनको जीता है। यहीं पे एक रेफरेंस हमको इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा कि इसी पॉलिसी के तहत कहीं न कहीं पोरस को इसका क्षेत्र ये वापस करता है। जस्टिफाई किया जाता है इसी तरह के हिसाब से। तो इसका जीता हुआ क्षेत्र, उस क्षेत्र को ये 3 भागों में बांट देता है। बाद में धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, अस्थिर हो जाती है और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। तब ये क्या करता है, जो कई उत्तराधिकारी राज्य उभर कर आते हैं उनके बीच में राज्यों का बंटवारा करने की कोशिश करता है। और इन सब के बीच जो मैसेडोनिया का क्षेत्र, ये अपना महत्व लगातार होता चला जाता है। और फिर अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जा रही है। इसकी मृत्यु के समय हम देखते हैं कि इसके लगभग 20 छत्रप हमको मिलते हैं, या हम कहें 20 गवर्नर इसके मिलते हैं जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे होते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जो मैसेडोनिया का साम्राज्य है उनसे अपने संबंधों को तोड़ देते हैं। मतलब ये गवर्नर अब मैसेडोनिया पर अपना अधिकार नहीं मानेंगे और धीरे धीरे एक स्वतंत्र राजा के रूप में उभरेंगे। जब आप पढ़ेंगे भारत के रेफरेंस में मध्य भारत को, वहां पे जब आपको मिलेगा औरंग, तो इस औरंगजेब के साथ भी यही होगा। जो स्थानीय राजा है, या हम कहें जो इसने मनसबदार बनाए, ये मनसबदार धीरे धीरे स्वतंत्र होके इस औरंगजेब से, या हम कहें मुगल साम्राज्य से विरोध कर देते और एक नए राज्य के रूप में, या एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, या एक स्वतंत्र प्रशासनिक भूमिका के रूप में अपना अस्तित्व दिखाते हैं। इसी तरह से जो ये मैसेडोनिया के साम्राज्य है, ये अपनी अधीनता नहीं मान रहे हैं। जो पहले एक कंट्रोल सिस्टम में थे, अब वो फ्री सिस्टम को अपना रहे हैं या इंडिविजुअल पॉलिसी को अपना रहे हैं। इन्हीं में हमको 3 समूह मिलते हैं, एक एंटीगोनस, एक सेल्यूकस और एक टालेमी के नेतृत्व में। जो बेबीलोनिया का क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमको कौन मिलता है, सेल्यूकस। हमने कुल मिला के ये समझने की कोशिश भी की जो हाइडेस्पीस का युद्ध है, इस युद्ध का वास्तव में सच क्या, क्योंकि जब ये वापस लौट रहा है, आप देखिए 3 तरीकों से लौट रहा है। और इस क्षेत्र के बाद ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, इस पे भी शंका है। इसमें ये घायल भी हुआ, ये भी हमको मिलता है। इनके जो अपने लेखक हैं उनकी पुस्तकों में भी मिलता है कि जो आपका पोरस का भाई है, इस पोरस के भाई ने भी एक हमला किया था जिसकी वजह से सिकंदर घायल हुआ है। ये वर्णन इसकी पुस्तकों में भी मिलता है। तब जो आपके यूनानी लेखक है उनकी पुस्तकों में भी मिलता है। तो इन सब से हम समझ पाते हैं कि इस हाइडेस्पीस के युद्ध में कुछ तो ऐसा है जो शायद हमारे सामने भी स्पष्ट रूप से नहीं है। इसके साथ साथ एक लेखक हमको मिलते हैं R.K. मुखर्जी। ये कहते हैं कि उस समय के भारतीय सम्राटों से सिकंदर का सामना ही नहीं हुआ। मतलब सिकंदर वास्तव में किसी भारतीय सम्राट से भिड़ा हो या उससे उसका युद्ध हुआ हो, ये प्रमाण हमको मिलता ही नहीं है। तो इस लेवल के भी तर्क हमको मिलते हैं। तो कुल मिला के हाइडेस्पीस के जो युद्ध का सच है वो अभी तक सबके सामने नहीं आया। वो कहीं ना कहीं विवादित रूप से हमको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि जो अलेक्जेंडर का आक्रमण है भारत पे, वो किस प्रकार से होता है, भारत की जो उस समय काल की दशा है वो किस प्रकार से है, क्या प्रभाव पड़ता है एक बेसिक अलेक्जेंडर के आक्रमण से, वो हमने समझने की कोशिश। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।